नमस्कार प्यारे साथियों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 जनवरी 2024 और 24 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। आज की क्लास आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के जो सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ करंट के, वो बड़े के सारे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो सभी साथियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज 24 जनवरी 2024 की क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई। तो ये कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और कल मैंने ना 1 बजे, कल दोपहर को 1 बजे मैंने इसका छोटा सा एक वीडियो दे दिया अयोध्या मंदिर का। जितने भी अयोध्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे ना करंट में, उसकी मैंने कल आपको बढ़िया तरीके से क्लास भी दे दी है। हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो युगांडा, युगांडा की राजधानी ध्यान रखना कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला के अंदर ही आयोजित हुआ। किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो स्पेस एक्स ने। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो ये ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी। भुवनेश्वर। 21 जनवरी 2024 को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। कन्वेंशन विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का ये उपन्यास है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो ये नंदिनी कृष्ण ने अनुवाद इसका किया था। तो ये जो आपको मैं यस्टरडे रिवीजन यहाँ पे करवाता हूँ ना, ये रोज शाम आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर लिंक वगैरह, कोई क्लास का सूचना वगैरह आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। और इसके अलावा ऐप के अंदर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की लगातार टेस्ट दी जा रही है। इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट मिल रहा है और मंथली टेस्ट अभी कंप्लीट होगा मंथ जैसे, उसका बाद में मंथली टेस्ट भी मिलेगा। मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल कर आप 1 साल का आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आपको यहाँ पे पूरे डेली करंट, वीकली करंट और मंथली तीनों ही करंट आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इसके अंदर मैंने राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड तीनों की 2023 जनवरी से दिसंबर पीडीएफ भी डाल दी है अलग अलग में। राजस्थान की भी डाल दी और इंडिया की दोनों की डाल दी इसमें। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की ये भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करें एक बार। सभी साथी इस सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। आपको पता है 22 जनवरी को भारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। 22 जनवरी को तो हमारे देश के मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद में उन्होंने उसके बाद में लगभग 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की थी। ये देखो वहां पर उद्घाटन करने के बाद में ना, फिर उन्होंने जो है लोगों के लिए, गरीब जो व्यक्ति है उनके लिए घरों की छतों पर 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। अब पूरी डिटेल देखो। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। और इसके अंदर जिन परिवारों परिवारों की आय
2 लाख रुपए से कम होगी उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। जिन परिवारों को 2 लाख रुपए से जो कम आएगी ना, उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। और ये मोदी जी ने ये भी कहा कि इस पहल से न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बिजली की लागत कम होगी, बल्कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने भी मदद मिलेगी। अब वो यहाँ पर लगाए जाएंगे जहाँ पर बिजली महंगी है। आपको पता नहीं ज्यादा रुपए आते हैं, जिनके बिजली के बिल आते हैं, उनके द्वारा वहां पर ये जो है छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल याद रखनी है अच्छी तरह से इसकी। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बनने की उपलब्धि हासिल कर चुका है? तो लगभग मैंने 15 से 20 दिन पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि कौन बनेगा। तो जापान है वो 5वां देश बन चुका है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? जापान देश है बन गया है। और अपना भारत देश है चौथा देश बना था। भारत देश चांद पर उतरने वाला चौथा देश है, जिन्होंने पिछले अगस्त के अंदर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी। देखो, जापान ने चंद्रमा पर सफलता पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये 5वां देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून इसका नाम है, SLIM। मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था भी लगभग माना जा रहा है भी 20 जनवरी को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो इसने 20 जनवरी को लैंडिंग करके ये 5वां देश बन गया। तो ये स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM स्टिक तकनीक का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली करेक्टर के पास ये उतरा है। कहां पर उतरा है? ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली करेक्टर के पास इसकी लैंडिंग हुई है। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 4 माह की यात्रा के बाद में SLIM अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में उतर चुका है। तो ये कहां से लॉन्च हुआ था? तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 4 माह की यात्रा करी है इसने। 4 महीने बाद ना इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और जापान ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया। हाल ही में 11वां भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में शुरू हुआ है? सबसे पहले याद रखना है, भारत और किर्गिस्तान के दोनों देशों के बीच में एक अभ्यास है जिसका नाम है खंजर। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण। और इसका जो आयोजन शुरू हुआ है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ ये अभ्यास। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हो चुका है। ये कल परसों 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। यानी कि 22 जनवरी से ये शुरू हुआ और ये 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसके अंदर भारतीय सेना की जो सैन्य टुकड़ी है ना, इसके अंदर 20 कर्मी शामिल है। और अपने भारतीयों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। इतना याद नहीं आता। अगर आपको पता है अभ्यास से क्वेश्चन आएगा ना, किन दो देशों के बीच में हुआ, कौन सा संस्करण और कहां पर हुआ और कौन सा अभ्यास हुआ, बस ये चीजें अभ्यास से पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो, भारत के राइजा डिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्कीट टीम में कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा था और ये 21 जनवरी को इसका समापन हो चुका है। तो इसके अंदर भारत के राइजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तस्वीर में आप देख सकते हो ये दो खिलाड़ी हैं, राइजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा। इन्होंने कांस्य पदक जीता। मिश्रित स्की टीम के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय शूटिंग जोड़ी, अभी आपको पता है निशानेबाज से संबंधित है, राइजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने कुवैत सिटी में कहां पर आयोजित किया गया? कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसमें समापन दिवस तो ये 21 जनवरी को लास्ट अंतिम दिन था इसमें। तो इसके अंदर भारत ने कुल 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीत के इस आयोजन का लिए भारत के लिए विजय रहा। ये अंतिम दिन था, अंतिम दिन में भारत ने इतने पदक जीते। एशिया चैंपियनशिप में टोटल 26 पदक जीते और 4 ओलंपिक कोटा के साथ भारत का शूटिंग दल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत ताकत बन चुका है। यानी कि ओलंपिक के लिए 4 ओलंपिक कोटा के साथ उन्होंने भारत का जो निशानेबाजी शूटिंग दल है ना वो एक मजबूत बन गया। अब आगे जो ओलंपिक गेम्स होंगे ना उसके अंदर ये अलग अलग खिलाड़ी उसके अंदर भाग लेंगे। हाल ही में
रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलैन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो रवि कुमार दहिया ये भारत के खिलाड़ी हैं, कुश्ती से संबंधित इनका खेल है। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेक्लेन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। इन्होंने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपने लचीलापन और कौशल का प्रदर्शन किया है। अब ये थोड़े से चोटीले थे, ध्यान रखना। इनको चोट लगी थी रवि कुमार को, दहिया को, इसलिए उन्होंने कांस्य पदक जीता। अगर उनको चोट नहीं लगी होती तो इसके अंदर वो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन चोट लगने की वजह से उन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता था। हाल ही में बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जो भारतीय क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड है ना, वो हैदराबाद के अंदर नमन पुरस्कार समारोह है। तो ये दो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा। एक है शुभम गिल, भारतीय जो है बल्लेबाज खिलाड़ी, और एक है रवि शास्त्री, ये कोच थे रवि शास्त्री। इन दोनों को सम्मानित करेगा। ये है रवि शास्त्री, तस्वीर में देखो, और ये है शुभम गिल। इन दोनों को सम्मानित करेगा बीसीसीआई। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेटर में अनुकरणीय प्रदर्शन को सम्मानित करेगी। 2023 में असाधारण प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए शुभम गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। तो शुभम गिल को क्या है, बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये चीजें याद रखा करो। और ये शुभम गिल है ना, इनको आपको पता है जो पिछली बार गुजरात टाइटंस के अंदर इनको ऑरेंज कप का भी खिताब इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली दो प्रतिष्ठित हस्तियां कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली दो हस्तियां हैं। एक है डॉक्टर रितु और एक है नवीन। तो ये वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु, और ये एक उद्यमी प्रसिद्ध है नवीन। ये दो व्यक्ति हैं जिनको यूपी का गौरव सम्मान इनको मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दो प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये डॉक्टर रितु है ना, ये प्रसिद्ध प्रख्यात वैज्ञानिक है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसलिए यूपी के जो है यूपी का जो यूपी गौरव सम्मान है वो इनको मिलेगा। और ये प्रसिद्ध उद्यमी नवीन है, इनको भी अपने कार्यक्रमों के लिए, विकास के लिए उनको भी यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो वो किया है केप वर्ड को। ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आपको पता है मॉरिशस जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित हुआ, उसके बाद में अल्जीरिया, और अब तीसरा देश बन गया केप वर्ड है, वो अब मलेरिया मुक्त देश बने चुका है। यानी कि मलेरिया की रोकथाम के लिए इन्होंने अलग अलग अपने कदम उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। केप वर्ड वर्तमान में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला ये तीसरा देश बन गया। अफ्रीकी क्षेत्र में अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले मॉरिशस, उसके बाद में अल्जीरिया, उसके बाद में अब केप वर्ड है, वो अफ्रीकी क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ द्वारा जो मलेरिया मुक्त है ना, प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ ने 43 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है, और अभी तक भारत को मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया है। तो मलेरिया आपको पता है एक मादा एनाफ्लिज मच्छर के जो है काटने से मलेरिया होता है। आपको पता भी है मलेरिया किस प्रकार होता है। तो ये इसके लिए क्या है, डब्ल्यूएचओ यानी कि जो देश इसके लिए रोकथाम करेगा, जो अच्छे प्रयास करेगा, उनको डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो प्रमाणित मलेरिया है वो उनको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने
शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है अनुवादिनी ऐप। कौन सा लॉन्च किया? अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। देखो मुख्य तथ्य, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है ये अनुवादनी ऐप पेश किया है। तो ये शिक्षा में बढ़ावा देने की दिशा में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप पेश किया है। और इस पहल का उद्देश्य यह है कि सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना और विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में। इसका मतलब ये है जो नई शिक्षा नीति है ना 2020 है, उसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि अपनी मातृभाषा के तौर पर ही वहां पर क्या है अलग अलग बच्चा वो अपने अपने पढ़ाई कर सके, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए जो जो 2020 की शिक्षा नीति है ना वो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है, यानी कि अलग अलग जो है विद्यार्थी वो अपने अपने अध्ययन के माध्यम से अपनी अपनी भाषा में अध्ययन करें। तो अनुवादनी ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय आंदोलन के पराक्रमी नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2024 को कौन सी जयंती बनाएगी? तो कल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाएगी थी, आपको पता है। और अब की बार इनकी कौन सी जयंती बनाएगी? 126वीं जयंती बनाई गई थी। कौन सी जयंती बनाएगी? 126वीं जयंती बनाई गई थी। ये सॉरी 127वीं, कौन सी? 127वीं जयंती बनाई थी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के पराक्रमी नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2024 को कौन सी जयंती बनाई गई थी? 127वीं जयंती बनाई गई। राष्ट्रीय आंदोलन के पराक्रमी नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2024 को 127वीं जयंती बनाएगी। और इसी दिन को आपको पता है पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाता है। और 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में बनाने की शुरुआत हुई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो अब की बार 127वीं जयंती बनाई गई। किस केंद्रीय मंत्री ने असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किसने किया भाई? ये किया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का उन्होंने अनावरण किया है। देखो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया है। इसके अंदर पुस्तक में यह है जिसमें कट्टरता, सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ लाचित के प्रतिरोध की प्रेरक कहानी को रेखांकित किया गया। इनमें कोई कहानी दी हुई व्यक्ति की कट्टरता और सत्ता के भूखे तत्वों के खिलाफ एक प्रतिरोध की एक प्रेरक कहानी को इस पुस्तक में लिखा गया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, खारेक को मिला भौगोलिक संकेत जीआई टैग। खारेक ध्यान रखना, आपको पता ही इसको जीआई टैग मिला है। तो ये गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म है कच्छी खारेक। देसी खजूर की किस्म है कच्ची खारेक को प्रतिष्ठित यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह सम्मान गिर केसर आम के बाद में कच्ची खारेक को गुजरात के दूसरे फल के रूप में मान्यता देता है, यानी कि गुजरात का सबसे टॉपर है गिर केसर आम है, उसके बाद में कच्ची खारेक को गुजरात का दूसरा फल के रूप में इसको मान्यता देते हैं। तो ये गुजरात की एक किस्म है, खजूर की किस्म है कच्ची खारेक और इसको जीआई टैग दिया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है कोई नया नोटिफिकेशन आ गया सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी, एन रामू और उपल कुंडू। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना, आपको बढ़िया तरीके से पूरे जो है फैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट के साथ सब आपको बढ़िया तरीके से क्लास मिलती रहेगी। पूरा आपको बढ़िया तरीके से पूरे मुख्य तथ्य के साथ टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिल रही है और रेस्ट रिवीजन भी आपको मिलता है और डेली क्लास भी मिलती है, वीकली क्लास, मंथली क्लास।
सब आपको 3 मंथ 6 मंथ है ईयरली की सब आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो आपको इधर उधर बटने की जरूरत नहीं है। बस आपको मात्र 7 बजे रोज आपको सिर्फ यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में आपको इस क्लास के साथ है बने रहना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।